Hello dear friend, this is part 6 of KVS PGT physics solution. Let's discuss question number 51. Which one of the following organization is responsible for recommending the practical system of unit of measurement? तो देखो इसमें ये फुल फॉर्म तो गिवन है बट हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है या फिर मान लो निर्धारित करता है जो भी यूनिट्स हम पढ़ते हैं जैसे सेंटीमीटर मीटर एसआई यूनिट वगैरह सब कुछ। तो ये इसका जो सही आंसर है वो BIPM है, ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्पोज एट मेजरस। तो ऐसा नाम से भी पता चल रहा है। जबकि ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स है ये इसका मेजर फोकस होता है डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स पर, बट जो यूनिट निर्धारित होती है वो BIPM करता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आपने ये IUPAC की नाम भी आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में। सो दिस आर रिलेटेड टू नोमेनकल्चर एंड रिलेटेड टू केमिस्ट्री। जबकि जो NPL है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, इंटरनेशनल सिस्टम को निर्धारित नहीं करती। हाँ, इंडिया में ये स्टैंडर्ड को सेट करती है CSR NPL। नेक्स्ट करते हैं, वैसे दिल्ली में है NPL। नेक्स्ट इज 52। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से ये सभी स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से आपको ये बताना है कि कितनी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻24 सेकेंड। तो यस 10⁻23 से 10⁻24 ऑर्डर में रहता है। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज जो एज ऑफ यूनिवर्स है इट इज गिवन कि वो 10⁻17 सेकेंड होता है। अगर मैं इसको ईयर में कहूँ तो ईयर में ये 13.8 बिलियन ईयर्स के आसपास होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियर डिस्टेंस इज अबाउट 10⁻24 सेकेंड। हालांकि ये न्यूक्लियर के साइज पर डिपेंड करेगा बट रफली ऑर्डर यही होता है। द रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ इज अबाउट 10⁻17 सेकेंड। सो ये भी सही स्टेटमेंट है। एक ईयर में लगभग 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑल फोर आर करेक्ट, बट इस ऑप्शन में पहले स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि इसका आंसर एक बार जो फाइनल आंसर की आएगी उससे एक बार मैच करना होगा। नेक्स्ट इज 53। एक क्वांटिटी इस तरह से गिवन है और ये रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर आपको दिया हुआ है, डी में कितनी एरर होगी। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि डेल्टा डी अपॉन डी, जो रिलेटिव एरर होगी, परसेंटेज रिलेटिव एरर, उसको आप ऐसे लिखते हो जैसे ये पी के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो जो पावर है ना उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन में पी। ऐसे क्यू की पावर 3 है तो 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू हो जाएगा। आर पे कोई पावर नहीं है तो डेल्टा आर अपॉन आर और आगे 1 ही रहेगा, कोई लिखने की जरूरत है नहीं। और डेल्टा एस अपॉन एस, एस पर रूट है, रूट मतलब पावर 1/2 तो इस तरह से ये रिलेटिव एरर आएगी टोट। अभी 2 इंटू डेल्टा पी अपॉन पी में एरर हमें गिवन है कि 1% है। ये एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम तो नहीं है। तो 3 इंटू जो क्यू में एरर है वो गिवन है 3%, तो यहाँ पर 3 आ गया, प्लस आर में है 2% तो 2, प्लस 1/2 डेल्टा एस अपॉन एस यानी कि 4% उसमें एरर है। तो इसको सोल्व करो, ये हो गया 2, ये हो गया 9 प्लस 2, प्लस इसको काटोगे तो 2 आएगा 2, तो 9 प्लस में 6 यानी कि 15%। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, 15% एरर आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम x इक्वल टू a sin ओमेगा t। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से एक स्प्रिंग या पेंडुलम, किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, मैं पेंडुलम का ले रहा हूँ। देखो अगर x इक्वल टू a sin ओमेगा t है तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से शुरू होगा अपनी मीन पोजीशन से। अगर कोस होता, कोस ओमेगा टी होता, तो उसको हम ये ज्यूम करते हैं कि वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा होगा। खैर x इक्वल टू a sin ओमेगा t है तो v इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अगर देखो x की वैल्यू 0, कब 0 होती है x की वैल्यू? मेन पोजीशन पर। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर ऑप्शन सही कौन सा खुद पता लग जाएगा। तो अगर मेन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 है, ये हो गया, आप एक तरह से कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे में v जो आएगा वो आएगा ओमेगा a, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई, तो ये वैल्यू होगी मैक्सिमम। अब जब पार्टिकल आगे जाएगा तो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर, एट एक्सट्रीम पॉइंट जो x है वो a के इक्वल हो जाता है, तो वो हो जाता है मैक्सिमम।
ठीक है। माइनस ए भी हो सकता है, माइनस ए मतलब वो बस डायरेक्शन बताएगा कि इस तरफ है, लेकिन वो भी मैक्सिमम ही रहेगा। तो x इक्वल टू ए, एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो ऐसे में वेलोसिटी आप देखोगे वो आएगी जीरो। एक्सट्रीम पॉइंट पर जो होती है वेलोसिटी जीरो रहती है, तो इसको हम कह सकते हैं मिनिमम। ठीक है। आप ये वैसे प्लस माइनस हो सकता है, माइनस भी आएगा, बट माइनस वो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा होगा कि अपोजिट जा रहा है। तो हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करनी है। अब ऑप्शन देखते हैं। चलो एक एक्सेलेरेशन को और मैं बताया, तो एक्सेलेरेशन जो होता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मान लो यहीं पर अगर मैं लिख दूं मेन पोजिशन में x की वैल्यू जीरो है, तो a की वैल्यू जो होगी वो आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर है। मैग्नीट्यूड मतलब मैक्सिमम ही रहेगा। और एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर देखा जाए, एक मिनट, यहाँ पर जीरो हो गया तो ये जीरो आ जाएगा, तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा जीरो। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है इट्स स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। तो ऐसा नहीं है, जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है तो स्पीड मैक्सिमम है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड, इट्स स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मिनिमम है और स्पीड कैसी आ रही है यहाँ पर मैक्सिमम, तो इस पॉइंट के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है, सेकंड इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम व्हेन इट्स स्पीड इज मिनिमम। तो देखो स्पीड मिनिमम कहाँ पर है यहाँ पर, और एक्सेलरेशन यहाँ पर मैक्सिमम आया। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है, वो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब थर्ड भी सही है। फोर्थ, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन इट्स स्पीड इज मैक्सिमम। तो स्पीड देखो मैक्सिमम यहाँ पर है और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आ गया था, जीरो, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिफ्थ, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं होंगे, हाँ आउट ऑफ फेज कह सकते हैं, क्योंकि अगर x इक्वल टू a sin ओमेगा t है, मतलब ये, तो वेलोसिटी जो आएगी उसका डिफरेंशिएट कर दो आप साइन का, तो वो आ जाएगा a ओमेगा कोस ओमेगा t। और फिर आप एक्सेलरेशन निकालो तो यहाँ पर ये इक्वेशन आई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा a sin ओमेगा t। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है ये दोनों आउट ऑफ फेज होंगे, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो सकता है, बट परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो इसलिए फिफ्थ इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ही सही आंसर होंगे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसका मतलब वो ऑप्शन फोर में ये चीज मैच हो रही है, तो ऑप्शन फोर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 55, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड टू बी स्ट्रेट लाइन अलोंग द t एक्सिस that makes an angle theta with the time axis. The object would under retardation। देखो पहले ग्राफ समझते हैं, ग्राफ कैसा है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम और ये स्लोप स्ट्रेट लाइन है और थीटा एंगल ये बना रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर स्लोप होगा vt ग्राफ का, वो बताता है एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन को बता रहा है, तो यहाँ पर स्लोप किसके बराबर होगा, tan थीटा के। अब एक्सेलरेशन tan थीटा पर डिपेंड कर रहा है, और आप ये देखो tan थीटा की वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव होती है कहाँ पर नेगेटिव, तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। खैर हम 180 तक बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin थीटा जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, tan थीटा होता है नेगेटिव। तो अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में आए, तो ऐसे में स्लोप जो होगी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव इफ थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो और 180 से छोटी हो, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्डेशन करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए वहां पर एक्सेलरेशन होगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब एंगल 90 से 180 के बीच में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो वहां पर रहेगा रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में जो स्लोप होगी ना, मतलब अभी तो खैर इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, तो ये इस तरह की स्लोप हो सकती है स्ट्रेट लाइन, और ये थीटा एंगल लेट से यहाँ पर बना रहा है, तो इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगी इसीलिए। और वो कंडीशन ये है कि थीटा 90 और 180 के बीच में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है, 1 और 2। A particle can have zero velocity and non-zero acceleration। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। किसी ऑब्जेक्ट को जब आप स्ट्रेट ऊपर फेंकते हो तो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी होती है जीरो, एक्सेलरेशन होता है नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट होगा फ्री फॉल में, फ्री फॉल का एग्जांपल। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये सही है। स्टेटमेंट 2, वेलोसिटी डिपेंड ऑन पोजीशन व्हाइल एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन टाइम। ऐसा नहीं है,
एक्सेलरेशन dv अपॉन dt पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी dx अपॉन dt पर डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी डिपेंड ऑन पोजीशन वाइल एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन टाइम, दोनों कहीं ना कहीं टाइम पर भी डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। ज़्यादातर केवीएस एनवीएस में ऑप्शन 3 ही करेक्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 57, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ फ्रेम एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। मतलब कि किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई ऐसा फ्रेम है जो कि ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन है ना ये यूनिफॉर्म है हॉरिजॉन्टली। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। देखो पहले मैं बता देता हूँ, नॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जो फोर्स होती है वो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब फ्रेम रोटेट कर रहा है तो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसमें एक एक्सेलरेशन इस तरफ भी होगा एक्स डायरेक्शन में। तो ऐसे में नेट एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाएगा ए नेट, जो कि होगा अंडर जी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ऑल दो जी और ए दोनों कांस्टेंट होंगे तो ये जो नेट एक्सेलरेशन आएगा ये भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो ट्रेजेक्टरी अभी भी पैराबोलिक ही रहेगी, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर नॉर्मली जो होता है उसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ट्रेजेक्टरी कैसे होती है, पैराबोलिक। तो ये तो सही है। अ स्यूडो फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल, ये बात भी सही है। जब आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं तो इसको इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं, तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उस पर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करती है, और ये स्यूडो फोर्स रियल फोर्स नहीं होती है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम सॉरी एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एक्सेलरेशन बिकम टाइम डिपेंडेंट। तो देखो मैंने यहाँ पर निकाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट टाइम डिपेंडेंट तो है नहीं, इसलिए थर्ड गलत हो गया। तो अगर थर्ड गलत है तो ये स्टेटमेंट ये तो हट जाएगा खैर यहाँ से, और फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड तो ऑप्शन 4 ही अपना सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डिक्रीजेस, तो यस, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगा वो अपोज करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा स्यूडो फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से रेंज कम हो जाएगी। तो फोर्थ भी सही है, इसलिए ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58। तो इसमें क्या है कि ये दो ब्लॉक रखे हुए हैं और फोर्स हम लगा रहे हैं एफ इस तरफ, ए और बी ब्लॉक है, एंड इट इज गिवन दैट द मास ऑफ ए इज 2 kg। तो ये वाला है 2 kg का, और जो ऑब्जेक्ट बी है इसका मास है 1 kg, and it is also given that the force of friction coefficient of friction between the floor and object A is 0.1। यानी कि जो फ्लोर है यहाँ पर 0.1 है म्यू की वैल्यू, और द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 0.5। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये 0.5 है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ ए और बी के बीच में, और ये है ए और ग्राउंड के बीच में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बतानी है। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। कंसेप्ट ये है कि जब आप इस पर फोर्स एफ इस तरफ अप्लाई कर रहे हो तो एक नेगेटिव डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी। फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड ग्राउंड में, इसको एफ लिख रहा हूँ। देखो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब एम जी मास। तो अगर मैं ए और जी की बात करूं तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू मास इंटू में जी। तो म्यू कितना है यहाँ पर 0.1 है ए और जी के बीच में 0.1। और क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट के मास की वजह से लगेगी, तो यहाँ पर मुझे दोनों का मास लेना पड़ेगा 2+1 नेट मास मतलब 2+1, और जी की वैल्यू कितनी 10 ले सकते हैं। तो एफ ए जी यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट ए ये हो जाएगा 3, तो सिर्फ 3 न्यूटन आ जाएगी। अब निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड बी। तो फिर से मैं वहां का ए और बी के बीच का फ्रिक्शन फोर्स लूंगा, मास अब सिर्फ मैं लूंगा बी का, और यहाँ पर जी की वैल्यू हो जाएगी। मतलब इसको चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, म्यू यहाँ पर टोटल मास यानी कि एम ए प्लस एम बी इंटू में जी, और ये जो म्यू है ये ए और बी के बीच का है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 0.1 है, सॉरी 0.5 है, एम ऑफ बी है मास ऑफ ब्लॉक बी इज 1 एंड जी की वैल्यू है 10। तो ये आ जाएगा एफ ए बी इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ए और बी के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा है वैसे 5 न्यूटन है, और ए और जी के बीच में फ्रिक्शन है सिर्फ 3 न्यूटन का। अब देखो पूरे सिस्टम को एज अ होल अगर मैं कंसिडर करूं तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी मास इंटू एक्सेलरेशन।
एम ए, नेट फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास में लूंगा ए एंड बी का दोनों का, एम ए बी इंटू में ए इज द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे। अभी किसके बराबर होगा, देखो फोर्स एफ आप इस तरफ लगा रहे हो और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगी फोर्स जो आपने बाहर से अप्लाई करी माइनस जो ए और मतलब जो ग्राउंड और ए के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है एफ ए जी। तो मास ऑफ एक्सेलरेशन ए एंड बी ये कितना हो जाएगा, 2+1, अगेन टोटल मास हमें लेना है तो 2+1 यानी कि 3 यहाँ पर आ गया। ए इज द एक्सेलरेशन, एफ हमें अभी पता नहीं है, माइनस एफ ए जी मैंने निकाला हुआ है, एफ ए जी आया था 3 न्यूटन, तो ये हो गया 3। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं पूरे सिस्टम का तो वो हो जाएगा F-3/3। इस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव करेंगे। अब ये पूरा सिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए जो f की वैल्यू है ना एक्चुअली 3 से ज्यादा होनी चाहिए तभी एक्सेलरेट करेगा। सो इफ f इज ग्रेटर देन 3 द सिस्टम इज स्टार्ट मूविंग। अब देखो ये जो b ऑब्जेक्ट है वो क्यों मूव कर रहा होगा, क्योंकि a और b के बीच में कुछ फ्रिक्शन फोर्स है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो सीधा ऑब्जेक्ट a तो आगे चला जाता और b वहीं पर गिर जाता ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि a और b के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, उसी की वजह से ब्लॉक b ए के साथ मूव करेगा टिल अ सर्टेन लिमिट। अब वो लिमिट क्या होगी वो मैं बता रहा हूँ। देखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन में मास। अब मैं बी ऑब्जेक्ट की बात करूं, बी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जो फोर्स ए और बी के बीच में मैक्सिमम फोर्स है अपॉन में मास ऑफ बी, दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए सॉरी बी। एफ ए बी कितना होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन। ये कैसा है, देखो यहाँ पर हमने निकाला ना एफ ए बी, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो इस पर लग रही है। अगर इससे ज्यादा फोर्स लगी तो फिसल जाएगा, वहीं पर गिर जाएगा। तो एफ ए बी अपॉन में मास ऑफ बी कितना है 1। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा विदाउट स्लीपिंग दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक तरह से मैंने आपको पहले बताया था ए और बी का सेम एक्सेलरेशन होगा, और इस मेथड से मुझे पता चल गया कि बी का कितना एक्सेलरेशन है, तो ए का भी उतना ही एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब ए की वैल्यू आपको पता है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर ए की वैल्यू आप पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी होगी 5 इक्वल टू F-3 अपॉन में 3। तो इसको F के लिए सोल्व करो, ये होगी 5 इंटू 3 15 और 3 इधर जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ इसको पूरा डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। F इक्वल टू आ जाएगा 15 इधर और 3 ऐड कर दो, तो 15 और 3 18 न्यूटन। यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो वो रहेगी 18 न्यूटन। इससे ज्यादा फोर्स आपने अगर लगा दी तो सिस्टम स्लिप हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट भी स्लिप हो जाएगा। इससे कम में कोई दिक्कत नहीं, इससे कम में ए और बी दोनों साथ में मूव करेंगे। अब स्टेटमेंट पढ़ते ही तो होगी एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारा मेन पॉइंट है F इक्वल टू 18 न्यूटन। द टू ऑब्जेक्ट विल मूव टुगेदर इफ F इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ये स्टेटमेंट सही है, 18 न्यूटन से कम फोर्स पे दोनों एक साथ मूव करेंगे। सेकंड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच द टू ऑब्जेक्ट विल मूव टुगेदर इज 15 न्यूटन। ये 18 न्यूटन होना चाहिए था, 15 नहीं होगा, तो इसलिए ये सेकंड होगी इनकरेक्ट। अब फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट, तो देखो ओनली वन स्क्वायर अभी और भी करना पड़ेगा। मैं सेकंड वाला तो नहीं होगा, सेकंड वाले ऑप्शन हटा दो जिसमें भी सेकंड आ रहा हो, इसको भी हटाओ। थर्ड है द ऑब्जेक्ट बी विल स्लिप विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए इफ एफ इज ग्रेटर देन 15 न्यूटन। देखो 15 न्यूटन से अगर 18 न्यूटन के बीच में भी है तब भी ऑब्जेक्ट भी स्लिप नहीं करेगा। वो कब स्लिप करेगा, जब 18 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दोगे सडनली। तो ये स्टेटमेंट भी हो गई गलत, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ओनली वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 59। इस क्वेश्चन में 58 में काफी ज्यादा समय लगा है। 59 एक ऑब्जेक्ट है 5 kg मास है इसका और वेलोसिटी इसकी गिवन है, फोर्स भी गिवन है। द ऑब्जेक्ट velocity become parallel to y-axis after time t. Which of the following could be true in this regard? अब देखो शुरुआत में लेट से मूव कर रहे थे v वेलोसिटी से, अब एक ऐसा टाइम बाद जब उस पर वेलोसिटी सिर्फ y-axis के पैरेलल हो गई। y-axis के पैरेलल वेलोसिटी का हो जाना इसका मतलब ये है जैसे नेट वेलोसिटी vx i कैप और vy j कैप होती है। तो अगर ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका मतलब है जो इसका एक्स कंपोनेंट हो गया ना आफ्टर टाइम टी वो जीरो हो गया होगा। आफ्टर टाइम टी जो वाई एक्स कंपोनेंट है वो कितना हो गया होगा, जीरो, जबकि वाई वाला कंपोनेंट ये नॉन जीरो रहेगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो आपको पता है कि v इक्वल टू होता है u प्लस में टी,
मैं इसी इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आप देखो फोर्स टाइम पे डिपेंड नहीं करे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी अभी हमें वेक्टर में लिखना होगा। तो नेट वेलोसिटी ये जो हो गया वी एक्स आई कैप फाइनल वेलोसिटी और वी वाई जे कैप, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता ये है 6 आई कैप माइनस 12 जे कैप प्लस एक्सेलरेशन अगर आपको पता करना होता है आपको फोर्स को मास से डिवाइड करना होता है। तो फोर्स तो मुझे पता है ये कितनी है -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और इसको डिवाइड कर दो मास से, एंड मास कितना है अपने पास 5 और टाइम आ गया यहाँ पर t। अब जो आई वाले कंपोनेंट है ना उसको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम दोनों तरफ से कंपेयर कर लेंगे। अभी आई एक तो 6 में और एक यहाँ पर -3/5 और प्लस में t, तो -3/5 इंटू में t और आई कैप मैंने ले लिया कॉमन। ऐसे अब यहाँ से कॉमन ले लो प्लस, तो -12 और प्लस 4/5 यहाँ से कॉमन आ गया जे कैप। मुझे ये पता नहीं कितने समय बाद वेलोसिटी वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वेलोसिटी वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब उसकी एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो वी एक्स कंपोनेंट है अगर आप कंपेयर करो तो 6 - 3/5t इट मस्ट बी इक्वल टू 0 आफ्टर टाइम t। तो ये टाइम की वैल्यू हम निकालेंगे, सो 0 पुट कर दिया है। सो 6 इक्वल टू हो जाएगा 3/5 ऑफ t। इसको इससे काटोगे तो 2 आएगा और 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 10 आएगा। तो टाइम आएगा 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में बचेगी, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसी को अगर और सिंपली करना है तो वो मैं बता देता हूँ। देखो तब ये b इक्वल टू यू प्लस एटी लो, हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 करनी है, तो आप सिर्फ एक्स कंपोनेंट वाला यहाँ पर रख लो वैल्यू, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है 6 है, फिर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा फोर्स अपॉन में मास, फोर्स कितनी एक्स डायरेक्शन में 3 अपॉन में मास कितना है 5 और t। तो यहाँ से तो और भी इजी हो जाएगा, 6 इक्वल टू 3/5t आ गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब तो टाइम इक्वल टू वही आ जाएगा 10 सेकंड। कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट करते हैं ऑप्शन 2, इसका करेक्ट आंसर है लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का 60। टू ब्लॉक A and B having mass 2 and 3 kg respectively are connected by a string। तो ये ऐसे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये ले लेते हैं A, इसको ले लो B, ये 2 kg और ये 3 kg। A force of 20 न्यूटन pulls the 3 kg ब्लॉक। तो यहाँ पर हम एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन की। The surface offer friction on both the blocks with an equal coefficient of friction। दोनों का coefficient of friction सेम है। इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी F है और इस पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी FB। तो हमें क्या बताना है, टेंशन कितनी है यहाँ पर आ जाएगी, T फाइंड करना है। अब लेट से इस पूरे दोनों ऑब्जेक्ट के सिस्टम को, मतलब पूरे जो A और B है ना, इसको मैं जैसे सिस्टम अगर मान लूँ तो न्यूटन का सेकंड लॉ मैं अप्लाई करूंगा इन इक्वेशन में। फोर्स नेट फोर्स का हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे लूंगा मास टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब दोनों का मिला करके, ऐसे ही जैसे 58 अभी हमने करा था ना 58 क्वेश्चन। दैट विल बी इक्वल टू जो आप फोर्स F अप्लाई करो 20 न्यूटन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ A एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू B। अभी पीछे मैंने बताया था 58 क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स अगर निकालने तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन करना होता है। तो म्यू ऑफ A इंटू मास ऑफ A इंटू में G हो जाएगा FA, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू बराबर एक है, म्यू ही लिख रहा हूँ मैं इसको, ये हो गया 2 इंटू G की वैल्यू 10, तो आ जाएगी FA 20 न्यूटन। FB अगर आपको निकालना है तो म्यू उसका मास 3 और G, तो आ जाएगा 30 म्यू न्यूटन। यहाँ पे भी म्यू रहेगा 20 म्यू न्यूटन। अब देखो टोटल मास 2 + 3 यानी कि 5 इंटू A इक्वल टू F जो कि आप अप्लाई करो 20 न्यूटन है, एंड दैट देखो यहाँ पर मैंने अभी टेंशन नहीं ली क्योंकि पूरे सिस्टम को मैं एज अ होल कंसिडर कर रहा हूँ। और FA और FB कितना हो गया, तो वो हो गया एक में आया हमारा 20 म्यू और एक आया 30 म्यू। सो 5A इक्वल टू आ गया 20 माइनस 50 म्यू। इसको अभी यहीं पर स्किप करते हैं। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन, क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए। अब मैं सिस्टम को कंसिडर कर रहा हूँ 2 kg वाले ऑब्जेक्ट को, सिर्फ 2 kg।
तो 2 kg पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और इस पर इस तरफ लग रही है टेंशन T। अगर मैं यहाँ पर फिर से न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूँ तो नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो मास कितना हो गया, चलो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, m में मास लूंगा मैं अब a वाले ऑब्जेक्ट का, दैट विल बी इक्वल टू, जो आप टेंशन T अप्लाई कर रहे हो क्योंकि ज्यादा है टेंशन तभी तो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ a। सो मास ऑफ a इज 2 इंटू a, दैट विल बी इक्वल टू टेंशन T माइनस FA। FA कितना है, तो FA हमने निकाला है 20 म्यू है वो 20 म्यू। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, इन दोनों को सोल्व करके हमें T की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को मैं लेट से 5 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 20/5 मतलब 4 माइनस 10 म्यू। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 माइनस 10 म्यू, और इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 10 इंटू में म्यू, दैट विल बी इक्वल टू टेंशन T माइनस 20 इंटू में म्यू। 2 की मल्टीप्लाई करो 8 आ गया, माइनस 2 की मल्टीप्लाई करो 20 म्यू आ जाएगा, ये इक्वल टू टेंशन T माइनस 20 म्यू। अब आप देखो खास बात है कि 20 म्यू दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो T की वैल्यू कितनी आ गई 8 न्यूटन। तो इसका मतलब टेंशन जो लगेगी उसमें 8 न्यूटन की लगेगी, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगर ये सब इक्वेशन नहीं बनानी तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो टेंशन निकालने का। टेंशन विल बी इक्वल टू, जो टोटल फोर्स आप बाहर से लगा रहे हो इनटू में जो दूसरा मास है m में अपॉन में, क्योंकि टेंशन तो इसको खींचेगी ना 2 kg वाले ऑब्जेक्ट को, अपॉन में टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम यानी कि m में प्लस में mb। सो टोटल फोर्स जो हमने लगाई वो 20 न्यूटन है, m ऑफ a है 2 kg, अपॉन में टोटल मास सिस्टम का कितना आ गया 5 kg। इससे काटो तो 4 आ गया और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 न्यूटन। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते थे, बट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पेशल केस के लिए 8 न्यूटन।